तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आप सभी का अपना ही चैनल डाटा स्टडी में। तो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास के चैप्टर नंबर 1 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो चैप्टर नंबर 1 के जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इस पे यहाँ पे डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ आंसर पे ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर मेरा क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे लुई फिलिप फ्रांस का शासक बना। लुई फिलिप फ्रांस का शासक बना जो उदारवादी व्यक्ति था। उन्होंने 1840 ईस्वी में गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के सुधारों के विरुद्ध था। अतः उसके शासनकाल में देश में बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या बढ़ने लगी, जो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा लुई फिलिप। और जो है लुई फिलिप किसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो गीजो को। उसके बाद से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब चलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जो मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो यहाँ पे उत्तर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, चूँकि एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना था और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख, जो घोर प्रतिक्रियावादी था, उसने इटली तथा जर्मनी के एकीकरण हेतु होने वाली सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को दबाया। मेटरनिख के दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी के जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ता गया। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस पर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, चूँकि एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना था और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी के एकीकरण हेतु होने वाली सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को दबाया। मेटरनिख के दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी के जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ता गया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन पे पहले आपको यहाँ पे बता दें कि इसको पैराग्राफ चेंज करने के बाद एक और लाइन मेंशन कर सकते हैं। मेटरनिख के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के एकीकरण की प्रयास अंततः सफल रहा। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है थर्ड नंबर। वो मेरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग VVI मार लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो सबसे सरल लैंग्वेज है। ऐसे आप लोग लिखिएगा तो मतलब पूरा फुल मार्क्स तो मिलेंगे, और जो काफ़ी सरल और सटीक आंसर है। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो इसका आंसर में हम लोग ऐसे लिखेंगे, नेपोलियन की सेना यूरोप के जिन देशों में गई, सेना के साथ राष्ट्रवाद एवं क्रांति की भावना भी उन देशों में पहुंची। यानी नेपोलियन की सेना जिन जिन देशों में गई, वहां पे राष्ट्रवाद की भावना तो लेती गई, वहां पे राष्ट्र और क्रांति की भी भावना उन देशों में पहुंच गई। उसने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकाल उसे राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। उसने इटली और जर्मनी के राज्य के भौगोलिक के मानचित्र पर से बाहर निकाल दिया, यानी उसे एक नया रूप प्रदान किया, नया परिधि से बाहर निकाल उसे राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। नेपोलियन के प्रभुत्व तथा उत्कर्ष से अन्य राज्य भी अपनी अपनी रक्षा का पूर्ण प्रबंध करने लगा, क्योंकि नेपोलियन इतना भयानक था कि उससे अन्य राज्य भी डर रहा था। इसीलिए उन्होंने अपनी अपनी रक्षा का पूर्ण प्रबंध करने के लिए सैन्य शक्ति ये सब वगैरह पूरा डर गया था लोग। इससे राष्ट्रीयता का विकास हुआ तथा समस्त यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का जागृति होने लगा। तो इसको लिखेंगे, इसका जो सटीक आंसर है वो ऐसे लिखेंगे, नेपोलियन की सेना यूरोप के जिन देशों में गई, सेना के साथ राष्ट्रवाद एवं क्रांति की भी भावना उन देशों में पहुंची। उसने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकाल उसे राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। नेपोलियन के प्रभुत्व तथा उत्कर्ष से अन्य राज्य भी अपनी अपनी रक्षा का पूर्ण प्रबंध करने लगा। इससे राष्ट्रीयता का विकास हुआ तथा समस्त यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का जागृति होने लगा। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, तो हम लोग
हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन है ना, लगभग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गेरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है। गेरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गेरीवाल्डी जो था वो पेशे से एक नाविक था। उन्होंने लाल कुर्ती नामक सेना की एक स्थापना किया था और लाल कुर्ती नामक सेना की मदद से सिसिली तथा नेपल्स को जीत लिया था। और 1862 ईस्वी में उन्होंने रोम पर अपना विजय बनाने का योजना बनाया था, जो कि काउंट काउर के विरोध के कारण रोम विजय की योजना का त्याग कर दिया। और जो भी अपना जीता गया प्रदेश था, सिसिली, नेपल्स वगैरह, वो सभी प्रदेश विक्टर एमैनुअल को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जिंदगी जीने की ओर अग्रसर हुआ। तो इसका जो सटीक आंसर है उसको ऐसे लिखेंगे, गेरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। उन्होंने लाल कुर्ती नामक सेना की स्थापना कर सिसिली तथा नेपल्स को जीत लिया। सन 1862 ईस्वी में काउंट काउर के विरोध के कारण रोम विजय की योजना का परित्याग कर अपने जीते गए सभी प्रदेश विक्टर एमैनुअल को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जिंदगी जीने की ओर अग्रसर हुआ। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गेरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गेरीवाल्डी जो था वो पेशे से एक नाविक था। तो गेरीवाल्डी के सैन्य शक्ति का नाम क्या था? तो गेरीवाल्डी के सैन्य शक्ति का नाम लाल कुर्ती था। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि रोम जीत लिया। 1862 ईस्वी में काउंट काउर के विरोध के कारण रोम विजय की योजना का परित्याग कर दिया। अपने जीते गए सभी प्रदेश विक्टर एमैनुअल को समर्पित थे। तो ये क्वेश्चन मेरा समाप्त हुआ। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है मेरा, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? यहाँ पे भी मिस प्रिंटिंग हुआ है। थोड़ा हिंदी टाइपिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ मिस प्रिंटिंग भी हो गया है, कुछ मिस टाइपिंग भी हो गया है। तो इसे आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसका जो आंसर लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, प्रासा का नया शासक, यहाँ पे शासन हो गया शासक की जगह, प्रासा का नया शासक विलियम प्रथम बना, जो राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी के औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। आधारभूत संरचनाओं में सुधार किए गए। अब वह समझ चुका था कि प्रासा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण संभव है, इसलिए उन्होंने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। प्रासा जो था ना, वो प्रासा का नया शासक विलियम प्रथम बनता है, जो राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उन्होंने अपने देशों में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज कर दी। यानी सीधी सी बात है, देश में उद्योग रहेगा तभी वहाँ पे उस देश में इनकम होगा, और इनकम होगा तभी वहाँ पे जो होगा वो वेपन्स वगैरह पे खर्चा किया जाएगा। तो इसका जो सटीक आंसर है उसको ऐसे लिखेंगे, प्रासा का नया शासक विलियम प्रथम बना, जो राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी की औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। आधारभूत संरचनाओं में सुधार किए गए। और वो समझ चुका था कि प्रासा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण संभव है, इसलिए उन्होंने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। यहाँ पे हम लोग डिस्कस पूरा डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सोशल साइंस का इतिहास है, जो कि 20 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और इसमें से 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव ही रहता है और 10 मार्क्स सब्जेक्टिव रहता है। तो हम लोग 10 मार्क्स सब्जेक्टिव के लिए कितना डिस्कस करेंगे, कितना पढ़ेंगे, इसलिए सबसे आसान तरीका है कि आंसर को समझ लीजिए, सिर्फ आंसर को, और उसी को दिमाग में रखिए और वहाँ पर लिख कर और मार्क्स लेकर वहाँ से अपना हाथ क्लियर कर लीजिए। तो हम आपको बता दें कि मेरे चैनल पे रेगुलर वीडियो अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो दीर्घ उत्तरीय पर मेरा वीडियो आएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, और साथ ही साथ अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए हम काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करेंगे, और बिहार पॉलिटेक्निक ITI से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करेंगे। और मेरे चैनल पर इसके ऑब्जेक्टिव का तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के वीडियो अपलोड है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मुझे खुशी होती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को अंत करते हैं, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको इतिहास का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 1 का, यूरोप में राष्ट्रवाद का। तो जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।